अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एम्फीबियंस के अंदर नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस को। तो चलिए सबसे पहले नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं। तो जैसे बाकी सारे के सारे वर्टिब्रेट्स का जो नर्वस सिस्टम होता है वो 3 एम्ब्रियोलॉजिकल सब डिवीजन से जो है वो डिराइव्ड होता है। और यही आगे सब डिवीजन ऑफ कोर्स 3 जो ब्रेन के पार्ट्स हैं, मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इनकी फॉर्मेशन करती हैं। तो एम्फीबियंस के अंदर भी सेम 3 एम्ब्रियोलॉजिकल सब डिवीजन से ही ब्रेन जो है वो उसकी फॉर्मेशन होगी। और यही तो 3 सब डिवीजन है, यही आगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की जो है वो फॉर्मेशन करेंगी। तो अब इनके हम जो है वो फंक्शंस को स्टडी करते हैं। तो जो फोर ब्रेन है उसके अंदर ऑल्फैक्टरी सेंटर्स मौजूद होते हैं, यानी कि इसका जो काम है वो स्मेल के अंदर है। और इसके अलावा फोर ब्रेन जो है वो कलर चेंजेस को भी कंट्रोल करता है, यानी कि एम्फीबियन जो क्रिप्टिक कलरेशन, मिमिक्री और इसके अलावा अपोस्मेटिक कलरेशन शो करते हैं, ये फोर ब्रेन ही कंट्रोल करता है। और विसरल फंक्शंस को कंट्रोल करना भी फोर ब्रेन का ही काम है। अब विसरल फंक्शंस वो सारे के सारे फंक्शन जो विसरल कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, यानी इसमें आ जाती है हमारे पास डाइजेशन, हार्ट बीट और इसके अलावा रेस्पिरेशन। नेक्स्ट अगर मिड ब्रेन को देखें तो मिड ब्रेन के अंदर जो है वो एक सेंटर ऑप्टिक टैक्टम प्रेजेंट होता है। जैसे ऑप्टिक का भी मतलब होता है ये विजन से रिलेटेड वर्ड है। तो अब ऑप्टिक टैक्टम जो है इसका काम एक तो ये होता है विजुअल सेंसरी इन्फॉर्मेशन इसने एक तो प्रोसेस करनी है, दूसरा बाकी भी जितनी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करना जो है वो ऑप्टिक टैक्टम का या फिर मिड ब्रेन का काम होता है। अब बाकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन में कौन सी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जो सेंसरी ऑर्गन से आ रही है, यानी इसमें हम कह सकते हैं टच, टेस्ट, हेयर। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना और इसके लिए मोटर रिस्पॉन्सेज को इनिशिएट करना जो है वो मिड ब्रेन का फंक्शन है। नेक्स्ट हाइंड ब्रेन को देखें तो हाइंड ब्रेन ने एक तो मोटर कोऑर्डिनेशन करनी है और इसके अलावा हार्ट रेट को भी रेगुलेट करना है और रेस्पिरेशन के मैकेनिक्स को भी जो है वो कंट्रोल करना है। अब मोटर कोऑर्डिनेशन का मतलब है बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ सिंक्रोनस मैनर में जो है वो फंक्शन कर रहे हैं, यानी किस तरह आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा अब हार्ट रेट को कंट्रोल करना और रेस्पिरेशन का मैकेनिक्स, मतलब कि हमें पता है जैसे एम्फीबियंस के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन के 3 मोड्स होते हैं, क्यूटेनियस भी हो सकती है, बकोफेरेंजियल भी हो सकती है और इसके अलावा लंग्स के जरिए भी हो सकती है। तो किस टाइम में कितनी रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म के लिहाज से जो है वो जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रही है उसका रेट क्या होना चाहिए और क्यूटेनियस का फिर कितना डिक्रीज हो जाता है, ये सारे का सारा जो फंक्शन है ये हाइंड ब्रेन ने कंट्रोल करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम इनके सेंसरी रिसेप्टर्स। तो इनके जो एम्फीबियंस के सेंसरी रिसेप्टर्स हैं ये सारी की सारी बॉडी के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और ज़्यादातर ये रिस्पॉन्ड करते हैं हीट को, कोल्ड को और पेन को। और सेंसरी रिसेप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड भी नहीं है, बल्कि इवन कुछ तो जो है वो सिंपल नर्व एंडिंग्स की फॉर्म है, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक नर्व जो है वो यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, ऊपर जो है वो स्किन आ रही है, तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ से ये बेयर होगी, मतलब इसके ऊपर जो है वो कोई भी प्रोटेक्टिव शील्ड वगैरह नहीं होगी। तो क्या होगा, इसके बेयर होने की वजह से ये यहाँ पे आने वाले जो स्टिमुलस है उसको आगे से रिस्पॉन्ड कर सकती है या उसको ब्रेन तक लेके जा सकती है। तो इस तरह जो है वह सेंसरी रिसेप्टर्स पूरी बॉडी के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर लेटरल लाइन सिस्टम को देखें तो एम्फीबियंस या जो एक्वेटिक एम्फीबियंस है उनके अंदर लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट है और ये बिल्कुल फिशेस के लेटरल लाइन सिस्टम से सिमिलर है। ठीक है, अब ये एक्वेटिक लावा, एक्वेटिक एम्फीबियन जैसे कि एक्वेटिक सैलमेंडर्स और कुछ एक्वेटिक एन्यूरन्स के अंदर जो है वो लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट है। और ऑफ कोर्स ये बॉडी की लेटरल साइड, और लेटरल हम कहते हैं जो सेंट्रल पॉइंट से दूर हो, यानी ये सेंट्रल पॉइंट है। तो लेटरल साइड सिस्टम बॉडी के लेटरल साइड्स पे और इसके अलावा डोर्सो लेटरल, यानी डोर्सल जो ऊपर वाली सरफेस है उसकी भी लेटरल साइड्स पे जो है वो ज़्यादातर प्रेजेंट है। और इसके जो लेटरल लाइन ऑर्गन्स हैं वो भी ऑफ कोर्स सिंगली या फिर छोटे छोटे जो क्लम्स या क्लस्टर्स की फॉर्म में जो है वो बॉडी की इन्हीं सरफेसेस पे लेटरल और डोर्सो लेटरल सरफेसेस के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं और ज़्यादातर स्पेशली हेड रीजन के ऊपर। अब इस लेटरल लाइन सिस्टम का फंक्शन क्या है, बिल्कुल जैसे फिशेस में था कि लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस को वाटर के अंदर जो है वो डिटेक्ट करना है। इसके अलावा वाटर मूवमेंट जो है वो उसको डिटेक्ट करना है कि ऑर्गेनिज्म के अराउंड जो है वो वाटर मूवमेंट किस तरह से हो रही है, मतलब कोई भी अगर अप्रोचिंग प्रीडेटर है तो उसको भी लेटरल लाइन सिस्टम के जरिए डिटेक्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर वाटर के अंदर कोई प्रे मूव कर रहा है तो उसको भी इस सिस्टम के जरिए डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कीमो रिसेप्टर्स। तो जो कीमो रिसेप्टर्स हैं ऑफकोर्स वो नेजल एपिथेलियम में भी प्रेजेंट है, इवन लाइनिंग ऑफ माउथ में है कीमो रिसेप्टर्स, टंग के ऊपर है और ओवर दी स्किन जो है वो कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है।
अब देखिए कीमोरिसेप्टर्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब है ऑल्फैक्शन का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एम्फीबियंस के अंदर, खासकर सैलमंडर्स के अंदर। अब ऑल्फैक्शन ऑफ कोर्स रोल प्ले करती है मेट रिकॉग्निशन में, मतलब जब जो है वो मेटिंग होनी है या कोर्टशिप डिस्प्ले होना है तो तब जो है वो मेट यानी मेल जो है वो फीमेल को रिकॉग्नाइज कर ले और फीमेल मेल को रिकॉग्नाइज कर ले, वो होगा काम ऑल्फैक्शन के ज़रिए। इसके अलावा नोक्शियस या फिर कोई भी जो लेदर या जो जहरीले केमिकल्स प्रेजेंट है एयर के अंदर हो सकते हैं, उनको डिटेक्ट करना जो है वो ऑल्फैक्शन, ऑफ कोर्स ऑल्फैक्शन के ज़रिए उनकी डिटेक्शन होगी। और इसके अलावा फूड को लोकेट करने में भी ऑल्फैक्शन अपना रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं विजन को। अब विजन जो है वो सारे के सारे एम्फीबियंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम फीडिंग के अंदर देख चुके हैं ये साइड फीडर्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने विजन पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं फीड करने के लिए। अब एन्यूरंस ने या एम्फीबियंस ने जो है वो अपनी आइज़ को काफ़ी ज़्यादा, इनकी आइज़ में जो है वो मॉडिफिकेशंस आ चुकी हैं कि ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो है वो बेटर वे में सर्वाइव कर सकते हैं। अब हमारे पास एन्यूरंस और कुछ सैलमेंडर जो हैं वो शो करते हैं बाइनोकुलर विजन। अब बाइनोकुलर विजन इस तरह की विजन होती है जिसमें आइज़ जो है वो एक दूसरे के पास पास जो है वो प्रेजेंट होती हैं और दोनों आइज़ जो है वो एक टाइम में एक पॉइंट पे जो है वो फोकस कर सकती हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बाइनोकुलर विजन। अब एम्फीबियंस की भी आइज़ इस तरह की है, जैसे हमने देखा ह्यूमंस की आइज़ भी इसी तरह की हैं कि हम भी एक टाइम में एक पॉइंट पे दोनों आइज़ से फोकस कर सकते हैं। दूसरे होते हैं यूनिलोकुलर विजन। अब जिन ऑर्गेनिजम्स की आइज़ बिल्कुल फार अपार्ट है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, अब उनके पास बाइनोकुलर विजन नहीं है, वो यूनिलोकुलर विजन है। मतलब कि वो एक टाइम में जो है वो दोनों आइज़ को एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, ठीक है। उनके जो आइज़ हैं वो दोनों अलग अलग फील्ड जो है वो उनके ब्रेन को दे रही होती हैं। तो अब एन्यूरॉन्स में और कुछ सैलमेंडर्स पर बाइनोकुलर विजन है, और बाकी जो सैलमेंडर्स है जिनकी जो लेटरल आइज़ है मतलब बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, उनके पास ऑफ कोर्स फिर बाइनोकुलर विजन जो है वो नहीं है। तो अब आगे हम अगर आई का स्ट्रक्चर देखें तो आई जो है वो हमें एम्फीबियंस की कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। ये तो हमारे पास है जी ऑप्टिक नर्व, जिसने जो है वो मैसेज को ब्रेन तक लेके जाना है। अब ये आइज़ के हमारे पास 3 लेयर्स स्क्लेरा होगी, आउटर मोस्ट लेयर, कोरोइड मिडल लेयर, और इसके अलावा रेटिना जो है वो इनर मोस्ट लेयर। और ज़्यादातर जो फंक्शनल होती है वो रेटिना ही होती है, मतलब कि विजन में फंक्शन रेटिना का, ऑफकोर्स स्क्लेरा और कोरोइड का भी फंक्शन है, वो प्रोटेक्शन है, और बाकी फंक्शन आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो कि लेंस को जो है वो उसकी पोजीशन पे सेट करके रखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है लोअर आईलेट और अपर आईलेट। अब इस आईलेट का काम होता है आई को जो है वो क्लीन करना या उसको डेब्रीज से बचा के रखना और उसको नरिश करना। नरिश करना कह लें या दूसरे लफ्ज़ों में उसको लुब्रिकेट करते रहना। अब यहाँ पे लोअर आईलेट की ही एक मॉडिफिकेशन है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, और इस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का भी ऑफ कोर्स वही काम है कि आई को लुब्रिकेट करना और आई को डेब्रीज से फ्री रखना, ठीक है। ये हमारे पास है कॉर्निया, आइरस, आइरस का जो दरमियान वाला ये सुराख है या होल है इसको प्यूपल बोलते हैं। ये पीछे हमारे पास लेंस है जो कि राउंड है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और ये हमारे पास प्रोटेक्टर लेंटिस मसल्स, ठीक है। तो अब ये जो चले जी, सबसे पहले यहाँ पे लोअर आईलेट और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का फंक्शन देखते हैं कि जब आई जो है वो ऑर्बिट के अंदर होगी, ऑर्बिट मतलब कि फॉर एग्जांपल हम अगर देखें ये आई है तो भाई ये आई जो है ये कि जिस चैम्बर के अंदर पड़ी हुई है उसको हम ऑर्बिट का नाम देते हैं। तो जब आई जो है वो या फिर ये जो आई बॉल है जब ऑर्बिट के अंदर पड़ी होगी तो ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो कॉर्निया के ऊपर जो है वो ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो आई को प्रोटेक्ट करने का काम करती है और उसको डेब्रीज से फ्री करने का काम करती है। इसके अलावा जो ऑर्बिटल ग्लैंड्स हैं, मतलब जो ऑफ कोर्स अब ऑर्बिट के अंदर भी तो ग्लैंड्स हैं ना, उन ग्लैंड्स का काम भी जो है वो आइज़ को जो है वो लुब्रिकेट करना ही होता है और आइज़ को डेब्रीज से फ्री रखना ही होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया इसका काम। अब यहाँ पे देखते हैं कि आगे फोकसिंग या अकोमोडेशन जो है वो किस तरह से होती है। तब अगर तो फार ऑफ चीज़ें हैं तो फार ऑफ चीज़ों को देखने के लिए तो आई जो है वो बिल्कुल ब्रेस्ट में होती है, मतलब कि लेंस में इस तरह की कोई ऐसा खास जो है वो चेंजेस नहीं होती। लेकिन नियर की चीज़ों को देखने के लिए क्या होता है, ऑफ कोर्स नियर की चीज़ों को देखने के लिए लेंस को जो है वो फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रोट्रैक्टर लेंटिस मसल्स प्रेजेंट है, ये लेंस को जो है वो फॉरवर्ड मूव करेंगे ताकि करीब की चीज़ों को देखा जा सके, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे जो फोकसिंग जो है वो स्टार्ट इस तरह से होती है कि कोई भी लाइट रे आ रही है, ठीक है, बाहर के एयर के मीडियम से, तो जैसे वो आई पर पड़ती है वो आगे से रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। अब जो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है जब
जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो उसने रिफ्रैक्शन नहीं करनी है। रिफ्रैक्शन मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो ही जाती है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आगे रिफ्रैक्शन होगी यहाँ पे कोर्निया पे, और इस तरह से होगी कि इसको पीछे सही से इसको सेट किया जा सके कि रेटिना के इन्हीं पार्ट्स पे पड़े जहाँ से जो है वो आगे विजन हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह जो है इनके अंदर फोकसिंग का जो प्रोसेस है वो होता है हमारे पास। अगर हम कलर विजन की बात करें एम्फीबियंस के अंदर, तो ऑफ कोर्स ये कलर विजन शो करते हैं क्योंकि इनके रेटिना के अंदर जो है वो रोड्स और कोन्स दोनों सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है कौन रोड्स जो है वो कम रोशनी के लिए होते हैं और कोन्स जो है वो कलर जो विजन के लिए होते हैं। अब यहाँ पे अगर कोन्स प्रेजेंट है इसकी रेटिना के अंदर, इसका मतलब है ये कलर विजन शो करते हैं, लेकिन कलर विजन किस हद तक डेवलप्ड है एम्फीबियंस के अंदर ये हमें अननोन है। इसके अलावा जो रेटिना होता है, रेटिना में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूरोनल इंटरकनेक्शन होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लो कि साइनेप्सिस जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो इसकी वजह से ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स लाइक फ्लाइंग जो है वो इंसेक्ट प्रे उसके दरमियान उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अप्रोचिंग प्रीडेटर है तो उसके शेड से जो है वो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो कोई बैकग्राउंड में कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड में अगर ये कहीं पे ग्रास वगैरह पे हैं तो ग्रास के अगर ब्लेड्स की मूवमेंट हो रही है तो उसको ये डिटेक्ट कर सकते हैं। इनकी जो विजन है वो इस हद तक जो है वो डेवलप्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका ऑडिटरी सिस्टम कि ये हेयर करते भी हैं कि नहीं। तो भैया ऑफ कोर्स एम्फीबियंस जो है वो हेयर करते हैं, और इनका जो हेयरिंग सिस्टम है वो दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ह्यूमन से ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। अब इनका जो एयर है ये इस तरह से मॉडिफाइड है कि ये बहुत सबस्ट्रेट बोर्न वाइब्रेशंस, मतलब कि सबस्ट्रेट के अंदर भी जो वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो है वो वर्क करने से या किसी भी प्रोसेस है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एयर बोर्न वाइब्रेशन या एयर बोर्न साउंड्स को भी ये डिटेक्ट कर सकती हैं। अगर हम एन्यूरन के एयर को देखें, क्योंकि एन्यूरा के अंदर ही ज़्यादा एयर वेल डेवलप्ड है, बाकी तो किसी हद तक जो है वो सैलामेंडर्स एक्वेटिक ही रह जाते हैं। अब एयर जो है वो एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे कंसिस्ट होता है, मिडल ईयर पे और इनर ईयर पे। अब ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, अब ये पीस ऑफ इंटेगमेंट है जो कि कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो स्ट्रेस्ड है, और ये एयर बोर्न वाइब्रेशंस को रिसीव करता है। यानी फॉर एग्जांपल हम इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को इस तरह से देख सकते हैं कि ये कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग है जिसके ऊपर जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इस तरह से एक पीस ऑफ इंटेगमेंट है। ऑफ कोर्स ये एयरबोर्न वाइब्रेशंस को जो है ये रिसीव करता है और आगे मिडल ईयर तक जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। अगर हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से नीचे वाला स्ट्रक्चर देखें तो ऑफ कोर्स वो हमारे पास है मिडल ईयर ओजिकल, जो कि स्टेप्स है, जो कि ट्रांसमिट करता है वाइब्रेशंस को इनर एयर में, ठीक है। तो मिडल एयर ओजिकल जिसको स्ट्रेप्स या कोलोमेला का नाम देते हैं, इसने आगे जो है वो वाइब्रेशंस को इनर एयर में ट्रांसफ़र करना है, और इस तरह जो है वो वाइब्रेशन या साउंड जो है वो उसको एम्फीबियन हेयर कर सकते हैं। अब जैसे हमें पता है कि जो एयर के अंदर साउंड प्रोडक्शन हो रही है वो हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन या हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स है, जिनकी जो रेंज है वो 1000 से 5000 हर्ट्ज तक होती है। तो हाई फ्रिक्वेंसी जो साउंड्स है वो ऐसे ही ट्रांसफ़र होती है जैसे हमने प्रोसेस पढ़ा है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जाएंगी आगे मिडल एयर में, मिडल एयर ओजिकल्स जो कि स्टेप्स है, इसके बाद इनर एयर में। लेकिन जो लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस है जो कि 100 से 1000 की रेंज में आती हैं, वो हमारे पास होंगी सेकंड ओजिकल जो कि हमारे पास है अपर क्यूलम। तो एक तो पहले जो है वो लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ कोर्स जो है वो जाएंगी फ्रंट अपेंडिजेस के थ्रू। फ्रंट अपेंडिजेस या फिर जो पेल्विक गर्डल के अपेंडिजेस हैं उनके थ्रू जाएगी आगे हमारे पास सेकंड ओजिकल जो कि हमारे पास है अपर क्यूलम, उसके थ्रू जो है वो इनर ईयर की तरफ जाएगी। तो इस तरह जो है वो एम्फीबियंस का ऑडिटरी सिस्टम जो है वो फंक्शन करता है। आगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि लो एंड हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स को, कि अब जो हमारे पास, क्योंकि एम्फीबियंस जो है ये दोनों साउंड जो है वो प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स अगर उसने बहुत हाई या लो फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करनी है तो उसको एयर को किसी भी हार्म से बचाने के लिए जो मसल्स स्टेप्स और अपर क्यूलम के साथ अटैच है वो इन दोनों ऑजिकल्स को जो है वो लॉक कर सकते हैं, ठीक है, ताकि एम्फीबियन जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड या लो फ्रिक्वेंसी साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर सके। जैसे कि हाई फ्रिक्वेंसी साउंड जो है वो एम्फीबियन प्रोड्यूस करता है मेटिंग सीजन के दौरान, जिनको हम मेटिंग कॉल्स का नाम देते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये साल के एक ही टाइम में जो है वो ज़्यादातर ज़रूरी होता है। और लो फ्रिक्वेंसी साउंड जो है वो किसी भी डेंजर की वजह से जो है वो एम्फीबियन जो है वो प्रोड्यूस करता है कि कोई भी प्रीडेटर आ गया या कोई वो अगर किसी डेंजर में है तो तब वो लो फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करेगा ताकि बाकी उसको उसके जितने भी पार्टनर्स वहाँ पे प्रेजेंट है उससे कोई हेल्प मिल सके। नेक्स्ट अगर हम देखें सैलेमेंडर्स के अंदर, क्योंकि अब तक हम तकरीबन ज़्यादातर एन्यूरन्स का ही डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि एन्यूरन्स ही टेरेस्ट्रियल है तो उनको ही ज़्यादातर जो है वो
यहाँ पे हमारे पास ऑडिटरी सिस्टम की ज़रूरत है। अब सैलामेंडर्स में देखें तो सैलामेंडर्स के पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी नहीं है और मिडल एयर भी नहीं है, लेकिन मिडल एयर ओजिकल खैर प्रेजेंट है। अब ना तो ये मेटिंग कॉल्स प्रोड्यूस करते हैं, और ज़्यादातर साउंड जो बिल्कुल हमें ही एक प्रोबेबली हम कह सकते हैं क्योंकि कंफर्म बात नहीं है कि ज़्यादातर साउंड जो है ये अगर कोई हियर कर सकते हैं ये तो ये सबस्ट्रेट बोन वाइब्रेशंस है, ठीक है। मतलब कि लो फ्रिक्वेंसी साउंड ये हियर कर सकते हैं जो कि स्कल से आगे स्टेप्स तक और इनर एयर तक जो है वो ट्रांसफ़र होंगी। आगे हम इनर ईयर का साउंड के अलावा एक और फंक्शन भी देखते हैं कि इनर ईयर के अंदर हमें पता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ऑफकोर्स इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स का जो काम होता है वो बैलेंस के साथ होता है, तो इन्होंने रोटेशनल मूवमेंट को डिटेक्ट करना है, और इसके अलावा जो दूसरे सेंसरी पैचेस इनर ईयर के अंदर प्रेजेंट है उन्होंने ग्रेविटी को भी रिस्पॉन्ड करना है, और लीनियर एक्सेलरेशन यानी कि अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो लीनियरली एक ही स्पीड के साथ मूव कर रहा है उसको भी डिटेक्ट कर सकती है, और इसके अलावा डिसेलरेशन को डिटेक्ट करना भी या उसको मेंटेन करना भी सेमी सर्कुलर कैनाल का ही काम है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।